गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, हम एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम एस्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब एस्टर क्या होते हैं? एस्टर जनरली प्रकृति में बहुत सारे जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, तेल हैं, उनमें मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे एस्टर्स हैं जिनकी जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी होती है, फ्रेगमेंट होती है, वो बहुत अच्छी होती है। एस्टर भी जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न है, जिनमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसमें COH में से जो OH समूह है उसके स्थान पर OR समूह आ जाता है, यानी अल्कोक्सी समूह उसमें जुड़ जाता है, तो हम उसको कहते हैं कि एस्टर। देखिए यहाँ पर OH समूह रिमूव होकर इसमें OR ग्रुप जुड़ गया और ये आपका एस्टर में कन्वर्ट हो गया। इसका यदि हम जनरल फार्मूला देखें तो वो होता है RCOOR-। यहाँ पर जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो है C डबल बॉन्ड OOR, यानी एस्टर ग्रुप है। और तेल और जो वसा हैं यानी ऑयल और फैट्स हैं उनमें ग्लिसरॉल के उच्च वसीय अम्लों के साथ बने एस्टर होते हैं। जैसे मोम भी जो है वो हायर मॉलिक्यूलर वेट का एक एस्टर होता है। अब आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी हम इन्हें किस तरह से बनाएंगे। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है यदि हम उनका एस्टरीकरण करें यानी एस्टरिफिकेशन करें तो हमें एस्टर मिलते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है खनिज अम्लों जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की उपस्थिति में यदि हम इनकी क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया जो है उसे हम क्या कहते हैं? फिशर एस्टरीकरण। अब इसकी देखिए यहाँ पर क्लीवेज हो रहा है, ये अल्कोहल है और ये आपका एसिड है। ये एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन है, यहाँ से क्लीवेज हुआ, यहाँ से क्लीवेज हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल निकला और आपका एस्टर बन गया। यह अभिक्रिया जो होती है वो रिवर्सिबल होती है, यानी उत्क्रमणीय होती है। परंतु यदि अभिक्रिया में अल्कोहल की यदि हम अधिक मात्रा मिला दें तो साम्य की स्थिति जो है दाई तरफ यानी कि जो आपका उत्पाद बन रहा है, जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसकी तरफ ये विस्थापित हो जाती है। इसी तरह से विपरीत अभिक्रिया को रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि अभिक्रिया में जो जल बनता है, जो वाटर हमारा बन रहा है, यदि हम उसे निकाल दें या हम ऐसा कोई डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि वो वाटर मॉलिक्यूल वाटर वहाँ से निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम कंसंट्रेट H2SO4 की यदि उपस्थिति में कराएं तो ये एक उत्प्रेरक की तरह काम करता है और जो बना हुआ जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसको ये हटा देता है रिएक्शन से। अब बच्चों इसकी मैकेनिज्म देखिए। पहली जो इसकी जो रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। फर्स्ट इसकी रिएक्शन देखिए, फर्स्ट स्टेप में नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण तथा चतुष्फल के मध्यवर्ती यहाँ पर बनता है। यहाँ पे प्रोटॉन आया और इसने प्रोटोनेट किया और आपका यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से पहले आपका ये यहाँ पे प्रोटोनेट हो गया। सेकेंड अटैक में क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही है, जो न्यूक्लियोफाइल है अल्कोहल, वो कार्बोनिल कार्बन पर एक अटैक करता है और एक इंटरमीडिएट बनता है। यानी कि आपका जो ये प्रोटोनेट कार्बोनिल कार्बन है इस पर अब अल्कोहल ने अटैक किया है और अब ये एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है। थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन परमाणु का एक ऑक्सीजन परमाणु से दूसरे ऑक्सीजन परमाणु पर स्थानांतरण होता है। यानी कि यहाँ से प्रोटॉन निकलकर इस हाइड्रोजन पर जुड़ गया, ये भी आपका टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है। अब जो फोर्थ स्टेप है तो फोर्थ स्टेप में जो मध्यवर्ती से जल का अणु यहाँ पर निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और आपको फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एस्टर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो एसिल ऑक्सीजन बंध हैं तथा अल्कोहल के ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध का विखंडन होता है। यदि जल आधिक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो अभिक्रिया विपरीत दिशा में होगी तथा एस्टर के जल अपघटन के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। ये देखिए, ये हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। अब अगली रिएक्शन है अम्ल क्लोराइड से, यानी कि अम्ल क्लोराइड की अल्कोहल के साथ अभिक्रिया से भी एस्टर को बनाया जा सकता है, क्योंकि जो अम्ल क्लोराइड की जो क्रियाशीलता होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षा अधिक होती है और इस कारण ही अभिक्रिया में अम्ल उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर भी इस अभिक्रिया में HCl निकलता है जिसे प्रीडीन प्रयुक्त करके हम अभिक्रिया से हटा
सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए RCOCl है, अल्कोहल से रिएक्शन कर रहा है प्रीडीन की प्रेजेंस में, और प्रीडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन होकर आपको एस्टर मिल रहा है। और यहाँ पर प्रीडीन क्यों यूज़ किया है, क्योंकि जो आपका HCl निकला है उससे ये क्या करेगा, कंज्यूम इसे हटा देगा रिएक्शन से। अब अगली रिएक्शन है आपकी अम्ल एल्हाइड्राइड से। अम्ल उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अम्ल एल्हाइड्राइड भी अल्कोहल के साथ क्रिया करके एस्टर बनाते हैं। इस अभिक्रिया को कार्बनिक यौगिक में OH समूह के भारात्मक आकलन में प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर एनहाइड्राइड यूज किया, अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई और हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में एस्टर मिला। अब अगली रिएक्शन है एस्टर से, यानी फ्रॉम एस्टर ट्रांस एस्टरिफिकेशन, यानी कि एस्टर को ट्रांस एस्टरिफिकेशन द्वारा भी बनाया जा सकता है। जब कोई एस्टर अम्ल की उपस्थिति में किसी अल्कोहल से क्रिया करता है तो इस अभिक्रिया में एक नया एस्टर व एक नया अल्कोहल बनता है। इस अभिक्रिया को हम ट्रांस एस्टरीकरण कहते हैं। यानी फर्स्ट एस्टर है, अल्कोहल है, यहाँ पर R जो है आपका देखिए डिफरेंट है। अब यहाँ पर न्यू एस्टर बना, उसमें जो R था वो रिप्लेस हो गया है और हमें एक नया अल्कोहल मिला है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल लिया है, यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पर हमने इथेनॉल लिया है तो यहाँ पे C2H3 ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पे हमें इथेनॉल की जगह मीथेन अल्कोहल प्राप्त हुआ। अब यदि हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो यह एक नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और इसकी क्रियाविधि अम्ल उत्प्रेरित एस्टरीकरण या अम्ल उत्प्रेरित एस्टर के जल अपघटन के समान होती है, परंतु इस अभिक्रिया में बनने वाले चतुर्थफलकीय मध्यवर्ती में दोनों ही अल्कोहल की नाभिक स्नेहिता समान होती है। इसलिए अभिक्रिया का साम्य दाईं तरफ विस्थापित करने के लिए क्रियाकारक अल्कोहल आधिक्य में प्रयुक्त किया जाता है। तो मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पर हमने ये एस्टर लिया, प्रोटोन आया। अब प्रोटोनेट होने से क्या हो गया कि ये वाला ऑक्सीजन पे प्रोटोन जुड़ा और यहाँ पर ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिले। अब सेकंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का आया जिसने किस पे, इस ऑक्सीजन पे अटैक करा। अब इस ऑक्सीजन पे अटैक करने के बाद में आप यहाँ पर देखिए ये आपका इंटरमीडिएट बना और फाइनली यहाँ पर से H निकल के आपको यहाँ पर अल्कोहल एस्टर मिला है। अब अगली रिएक्शन है कार्बोक्सिलेट आयन की एल्किल हैलाइड से क्रिया। यदि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण की प्राथमिक या द्वितीयक एल्किल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो SN2 क्रियाविधि द्वारा हमें एस्टर मिलता है। यहाँ पर हमने रिएक्शन करवाए RCO ऑक्सीजन के साथ सोडियम की, तो X से देखिए और हमें यहाँ पर एस्टर मिला और NaX के रूप में हैलोजन यहाँ से निकल गया। अब आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण। भौतिक अवस्था, निम्नतर सदस्य रंगहीन तथा फलों जैसी गंध वाले द्रव होते हैं तथा उच्चतर सदस्य रंगहीन मोम के समान ठोस होते हैं। इनका जो क्वथनांक होता है, एस्टर का क्वथनांक इनके संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल की अपेक्षा कम होता है क्योंकि एस्टर में हाइड्रोजन बंध उपस्थित नहीं होता है। यदि हम इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो निम्नतर सदस्य जल में विलय हैं परंतु उच्चतर सदस्यों की जल में विलयता काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि इनमें एल्किल समूह का जैसे जैसे आकार बढ़ता जाता है तो एल्किनों के अभिलाक्षण गुण बढ़ने लगते हैं और एस्टर कार्बनिक यौगिकों में विलय होते हैं। अब इनकी यदि हम केमिकल रिएक्शन देखें तो यदि हम इनकी रिएक्टिविटी देखें तो अन्य अम्लों के व्युत्पन्नों के समान ही एस्टर जो है वो नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा, यहाँ ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो गया और हमें यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बना और ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, OR एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल गया। अब नाभिक स्नेही अभिक्रियाओं में अम्ल क्लोराइडो तथा अम्ल एनहाइड्रो की अपेक्षा एस्टर की क्रियाशीलता कम होती है। एस्टर में अल्कोक्सी समूह में मेसोमेरिक प्रभाव के कारण कार्बोनिल कार्बन इतना अधिक इलेक्ट्रॉन न्यून नहीं हो पाता जितना कि अम्ल क्लोराइड या एनहाइड्राइड में होता है। यानी कि यदि हम इसकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करें तो अम्ल क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा और एनहाइड्राइड भी, क्योंकि इनमें जो प्रभाव है इलेक्ट्रॉन न्यून करने की जो टेंडेंसी होती है उनमें ज़्यादा होती है। इसका थर्ड आप रेजोनेटिंग देखिए कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। थर्ड पॉइंट आता है कि जो एस्टर क्लोराइड आयन व कार्बोक्सिलेट आयनों से क्रिया नहीं करते क्योंकि ये नाभिक स्नेही एल्कोक्साइड आयन की अपेक्षा दुर्बल क्षार होते हैं। यानी कि यदि Cl से हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगी। यदि हमने यहाँ पर एसिल ग्रुप से रिएक्शन कराई तो भी यहाँ पे एल्कोक्साइड आयन के साथ यहाँ पे कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है।
अब अगली रासायनिक अभिक्रिया है हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन। एस्टर जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल व अल्कोहल बनाते हैं और एस्टर की जल के साथ किसी मंद गति से होती है अभिक्रिया जो होती है काफ़ी धीमी होती है, परंतु अम्ल या क्षार की उपस्थिति में जल अपघटन जो होता है वो फास्ट होता है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाया तो हमें यहाँ पे फाइनली एसिड मिला है। सैद्धांतिक रूप से एस्टर का जल अपघटन जो है एसिल ऑक्सीजन बंध या एल्किल ऑक्सीजन बंध के विखंडन से होता है। इसे समस्थानिक चिन्हित करके प्रदर्शित किया जा सकता है। फर्स्ट है क्लीवेज हो एसाइल बॉन्ड, क्लीवेज होता है एसाइल बॉन्ड की तरफ से क्लीवेज हो, और क्लीवेज हो एल्कोक्सी ऑक्सीजन यानी यहाँ से क्लीवेज हो। परंतु प्रायोगिक रूप से ये स्पष्ट किया गया है कि जो एस्टर का जो जल अपघटन होता है उसमें जो क्लीवेज होता है वो एसिल ऑक्सीजन बंध के विखंडन द्वारा होता है यानी इसके द्वारा होता है। अब अगली रिएक्शन है हमारी एसिड कैटालाइज हाइड्रोलिसिस। अब अम्ल की उपस्थिति में एस्टर जल अपघटित होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल व अल्कोहल देते हैं, यानी जो एस्टर है उसकी यदि एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्कोहल और एसिड्स मिलते हैं। यदि हम इनकी मैकेनिज्म देखें तो अम्ल की उपस्थिति में एस्टर के जल अपघटन की क्रियाविधि फिशर एस्टरीकरण विधि के बिल्कुल विपरीत होती है। एस्टर का जल अपघटन की जो क्रियाविधि है वो उसमें फर्स्ट स्टेप है, पहला है कि एस्टर के कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनीकृत होना, इसके कारण कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक स्नेही के आक्रमण की जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन स्नेहिता बढ़ जाती है। आप यहाँ पर देखिए प्रोटोन हुआ और प्रोटोनेट होते ही इसने इस ऑक्सीजन को प्रोटोनेट कर दिया। अब जो कार्बोनिल ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होने के कारण कार्बोनिल ऑक्सीजन ही प्रोटोनीकृत होता है, जिससे कि और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो बच्चों इस तरह से हैं। आप ये देखिए प्रोटोनेट होने के बाद में इस तरह से रेजोनेटिंग स्टेप देता है। जो सेकंड स्टेप है इसका ये, उसमें प्रोटोनीकृत जो कार्बोनिल समूह के कार्बन पर नाभिक स्नेही यानी जो H2O है वो आक्रमण करता है। एक हमें चतुष्फलकीय इंटरमीडिएट टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट ये मिलेगा। और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का जो OR है, ये वाला ग्रुप जो OR है वो एज अ लिविंग ग्रुप बनने हेतु स्थानांतर तथा मध्यवर्ती सेकंड बनता है, यानी हमें टेट्राहेड्रल थर्ड यहाँ पर हमें मिलेगा। अब फोर्थ स्टेप में दो स्टेप आते हैं बच्चों। फर्स्ट में क्या होता है, OH के बजाय यहाँ पर OH के बजाय यहाँ पर R-OH जो है उसका विलोपन होता है, क्योंकि जो R ये जो ग्रुप है वो दुर्बल क्षार होता है। सेकंड होता है कि जो अम्ल उत्प्रेरक के पुनरुत्पाद के साथ कार्बोक्सिल अम्ल का निर्माण होता है। अब इस क्रियाविधि में अग्र अभिक्रिया जल अपघटित प्रदर्शित करती है तथा पश्च अभिक्रिया में फिशर एस्टरीकरण प्रदर्शित होता है। अब अगली रिएक्शन है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन यानी क्षार प्रेरित जल अपघटन। तो क्षार की उपस्थिति में भी एस्टर का जल अपघटन तीव्र गति से होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जहाँ पे देखिए NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो हमें यहाँ एसिड का सॉल्ट मिला है। क्षार की उपस्थिति में एस्टर का जल अपघटन जो है सफोनिकेशन कहलाता है या साबुनीकरण इसको हिंदी में कहते हैं। यदि हम इनकी मैकेनिज्म देखें तो क्षार प्रेरित जल अपघटन की नाभिक स्नेही एसिल प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तथा यह निम्न पदों में संपन्न होती है। पहली रिएक्शन में देखिए कि पहली रिएक्शन में क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही है OH आयन जो है वो H2O से अधिक नाभिक स्नेही है, तो कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण करके ये इंटरमीडिएट बनाता है। टेट्राहेड्रल आप देखिए यहाँ पर आपका एक इंटरमीडिएट बना है। सेकेंड स्टेप में कॉक्सिक आयन का निकलता है और साथ ही कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। और थर्ड स्टेप में एल्कोक्साइड आयन द्वारा कार्बोक्सिलिक अम्ल के प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचना होता है। आप यहाँ पे देखिए ये आपका एसिड बना और उसके बाद आपका एल्कोक्साइड आयन बना। इस अभिक्रिया को क्षारित प्रेरित अभिक्रिया कहते हैं, न कि क्षार उत्प्रेरित अभिक्रिया, क्योंकि इस अभिक्रिया में OH आयन जो कि जल के अणु की अपेक्षा प्रबल नाभिक नहीं है प्रवृत्त होता है तथा यह अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह पुनः सृजित नहीं होता, यानी कि एज ए कैटलिस्ट नहीं होता, काम में नहीं लिया जाता है OH को, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अगली रासायनिक अभिक्रिया अमोनिया से क्रिया।
अमीनो अपघटन अमोनिया या अमीनो से क्रिया करके अमाइड बनते हैं और अम्ल क्लोराइड तथा अम्ल हैंड्राइड की अपेक्षा एस्ट्रो के साथ ये क्रिया धीमी होती है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी कम है। तो यहाँ देखिए अमोनिया के साथ रिएक्शन करके अमाइड बनाया, इसी तरह प्राइमरी अमीन के साथ में भी ये अमाइड बनाता है। इस अभिक्रिया में अमोनिया या अमीन का केवल एक ही अणु आवश्यक होता है क्योंकि एस्टर में जो लिविंग ग्रुप है एल्कोक्साइड आयन अमोनिया अमीन की अपेक्षा अधिक क्षारीय, इस कारण अमोनिया अमीन की शीघ्र ही प्रोटॉन अपनी तरफ खींचकर अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। अब अगली रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ अल्कोहल्स, यानी अल्कोहल से अभिक्रियाएं, ट्रांस एस्टरीकरिफिकेशन। तो एस्टर की अल्कोहल से साथ क्रिया करने से एक नया अल्कोहल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया ट्रांस एस्टरीकरण कहलाती है। यह अभिक्रिया अम्ल या क्षार से उत्प्रेरित होती है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, परंतु यदि अल्कोहल आधिक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो साम्य दाईं तरफ स्थापित हो जाता है। यहाँ देखिए ये हमने एस्टर लिया, इसके अल्कोहल से रिएक्शन करवाई है। अब अगली रिएक्शन है हमारी रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयित होकर ये प्राइमरी अल्कोहल्स बनाते हैं। यदि हम इनकी क्रियाविधि देखें तो आप यहाँ पे इनकी मैकेनिज्म देखिए। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, हाइड्राइड आयन आया, हाइड्राइड आयन ने यहाँ पर अटैक किया, यहाँ ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए। अब यहाँ पे एज ए गुड लिविंग ग्रुप की तरह OR यहाँ से निकल गया और वापस से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का दूसरा मॉलिक्यूल आया और इस तरह से हमें एक प्राइमरी अल्कोहल मिला है। यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के स्थान पर अपचायक डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड प्रयुक्त किया जाता है तो अभिक्रिया में बने मध्यवर्ती एल्डिहाइड को पृथक किया जा सकता है। अब अगली रिएक्शन है हमारी सोडियम धातु व अल्कोहल के साथ क्रिया करने पर एस्टर प्राथमिक अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। यह अभिक्रिया बुबो-ब्लांक अपचयन कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए कि आपका सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन और रिडक्शन हो रहा है और हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो सोडियम है इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसने यहाँ पर अटैक करा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देते ही यहाँ पे नेगेटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आया, दोबारा से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, सेकंड आया, तो यहाँ पर हमारा डाई एनायन बन गया, यानी कि ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है और कार्बन पर भी नेगेटिव चार्ज है। फिर यहाँ पे इथेनॉल से प्रोटोनेटिक सॉल्वेंट है, यहाँ से एक प्रोटोन गया तो कार्बन ने एक प्रोटोन एब्जॉर्ब कर लिया और वापस से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया। अब यहाँ से OR ग्रुप निकल गया, वापस से 2 सोडियम मेटल आए, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और डाई एनायन वापस से फर्दर बना। फिर वापस से जो इथेनॉल था उसने प्रोटोन दिया और हमें यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। अब बुबो-ब्लांक अपचयन एक महत्वपूर्ण अपचयन है क्योंकि यह अणु में उपस्थित केवल एस्टर समूह का ही अपचयन करता है। यदि एस्टर समूह के साथ साथ अणु में एथिलीन बंधक होता है तो इसका अपचयन नहीं होता है। अगली रिएक्शन आती है रिएक्शन विथ ग्रिनार्ड रिएजेंट। ग्रिनार्ड अभिकर्मक के साथ क्रिया करने पर यह कीटोन प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए CH3Mg रिएक्शन करी तो यहाँ पर देखिए OMgX जुड़ गया, यहाँ CH3 ग्रुप जुड़ गया और यहाँ पर देखिए OR यहाँ से निकला, MgX निकल गया और यहाँ पर आपको एज ए फाइनल प्रोडक्ट के रूप में कीटोन प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्राप्त कीटोन मध्यवर्ती ग्रिनार्ड अभिकर्मक के दूसरे अणु से क्रिया कर लेता है तथा तृतीयक अल्कोहल बनाता है। अब यहाँ पर देखिए दोबारा से रिएक्शन हुई और फर्दर रिएक्शन से हमें टर्शरी अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बना। तो बच्चों आज हमने एस्टर के बारे में पढ़ा एसिड डेरिवेटिव्स में। नेक्स्ट टर्न पर हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।